आज लास्ट में पूरा चैप्टर रिवाइज। मैटर्स कौन से आपको फ्रेशली समझ आएगा और फिर आप लेक्चर्स देख के मुझसे डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। चलो, उसके बाद हमने 3 कमीशंस पढ़ी है, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन और डिस्ट्रिक्ट कमीशन। ऐसे हमने 3 काउंसिल्स भी पढ़ी है। जो एडवाइजरी का काम करती है वो है डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, स्टेट काउंसिल और नेशनल काउंसिल। सब इधर ध्यान दें। हैप्पी बर्थडे। ये ना हियरिंग ऑफ अपील, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन। तो हमने इसमें समझा था कि जैसे आपके पास स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन के पास अपील जाती है, तो उन लॉ का कहना है कि हमने ये कमीशंस बनाई है ताकि एक्सपीडिशियस यानी सबसे फास्ट हम इसको रिजॉल्व कर सके। उसमें डेज दिए हैं कि विद इन 90 डेज वो हियरिंग सुन के एक डिसीजन पे पहुंच जाए। 90 दिन यानी 3 मंथ्स का टाइम हम आपको दे रहे हैं। कमीशंस में जो बैठे हैं, कौन बैठे हैं? मिनिस्ट्री ऑफ, नहीं, प्रेसिडेंट। हाँ, तो वो लोग इस चीज का जवाब दे सके विद इन 90 डेज, ये लिखा हुआ है। उसके बाद एक और पॉइंट था कि उन लोगों को इसके लिए भी जल्दी जल्दी करना है क्योंकि कुछ कॉस्ट लगती है, तो वो कॉस्ट को ध्यान रखते हुए वो लोग अपना डिसीजन जल्दी दे, ठीक है। हम लास्ट पहुंच गए थे कहा? जुरिसडिक्शन ऑफ नेशनल कमीशन। तो नेशनल सबने रीड किया है। चलो, जुरिसडिक्शन में क्या बोलता है, इसकी कितनी लिमिट है, कितने केसेस हैं? अबव 10 करोड़। और ये सेंट्रल अथॉरिटीज की भी अपील सुनेगा। सेंट्रल अथॉरिटी के अगेंस्ट अगर किसी को अपील करनी है तो वो किसके अगेंस्ट करेगा? नेशनल कमीशन। और अपील अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ स्टेट कमीशन भी सुनेगा, ठीक है। उसके बाद प्रोसीजर एप्लीकेबल टू नेशनल कमीशन एज मे बी प्रिस्क्राइब, ठीक है। ये सब छोटे छोटे टॉपिक थे जो रूल्स में स्पेसिफाइड है, हमें रूल्स पढ़ने उन्होंने नहीं बोले। उसके बाद रिव्यू बाय नेशनल कमीशन इन सर्टेन केसेस, यानी नेशनल कमीशन में बैठे हुए प्रेसिडेंट या मेंबर्स ने कोई डिसीजन सुनाए हैं तो वो ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड उनको लगता है कि कोई एरर है तो वो अपने ऑर्डर को रिव्यू कर सकते हैं। दे वांटेड टू चेंज, तो वो अपने ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं, ऐसा सिर्फ लॉ में मेंशन किया हुआ है, ठीक है। पावर टू सेट असाइड एक्स पार्टी ऑर्डर्स, ये हमने कल समझा था कि अगर कोई किसी ने का ऑर्डर दिया है, एक्स पार्टी ऑर्डर यानी किसी भी, अगर किसी प्रेसिडेंट ने, स्टेट कमीशन ने एक्स पार्टी ऑर्डर दिया है तो आप उसके अगेंस्ट भी अपील कर सकते हो टू नेशनल कमीशन और फिर उस चीज का डिसीजन नेशनल कमीशन लेगी, ठीक है। प्रोसीजर ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस, सेक्शन 65, ठीक है, स्टेट्स दैट ऑल नोटिस रिक्वायर्ड बाय दिस एक्ट, मतलब जितने भी नोटिस अंडर दिस एक्ट सर्व होते हैं shall be served by delivering, transmitting a copy thereof by registered post acknowledgement due to address to opposite party against whom the complaint is made to the complaint by speed post such courier। हमने देखा है, हमने अगर कोई कंप्लेन फाइल करी तो हम नोटिस किसको देते हैं? ऑपोजिट पार्टी को, कि आपके अगेंस्ट एक कंप्लेन आई है, विद इन 30 डेज, ज्यादा से ज्यादा 15 डेज का हम एक्सटेंशन देते हैं, आप अपना वर्डिक्ट दे दो, अपना वर्जन हमको सुना दो, ठीक है, कि यही एलिगेशंस आपके लगे। तो ऐसे जो नोटिस हम दूसरों को दे रहे हैं वो बाय स्पीड पोस्ट
बाय डिलीवरिंग, ट्रांसमिटिंग, ऐसे बहुत लिखे हुए हैं कि एक कॉपी आप उनको फॉरवर्ड कर दो थ्रू स्पीड पोस्ट, तो हम उनको मान लेंगे कि ऐसे नोटिस सर्व किया जाता है, ठीक है। सिर्फ कोरियर सर्विस और स्पीड पोस्ट लिखा है, इसमें ईमेल नहीं लिखा है, तो आपको फिजिकली ही कॉपी भेजनी पड़ेगी सामने वाले पर्सन को उसके एड्रेस पे, ठीक है। तो ये बस बताया हुआ है सेक्शन 65 में कि नोटिस कैसे सर्व होता है, ओके। तो स्पीड पोस्ट और कोरियर सर्विसेज देके आप एक नोटिस जो ऑपोजिट पार्टी को देना है जिसके अगेंस्ट कंप्लेन हुई है वैसे सर्व कर दो। इसको रीड कर लेना एक बार। हाँ, पूछो क्या। ये प्रोसीजर ऑफ सर्विस नोटिस नहीं, मैं बता दे रही हूँ ना, देखो पहले के पैराग्राफ में लिखा है कि एक ऑपोजिट पार्टी को आपको कैसे कंप्लेन करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो इधर पे एरो बना के, क्योंकि तुमको आगे ये हमेशा के लिए याद नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे लिख लो स्पीड पोस्ट, कोरियर सर्विस, नोटिस टू ऑपोजिट पार्टी, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा है provides that without against to the provisions, the notice required by this act may be served on electronic service provider at the address provided by it electronic platform from where it provides its services such as for the purpose of जो ई सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, जैसे कि मेरा कोई सॉफ्टवेयर है, ठीक है, आप वो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, अब मेरा तो कोई रजिस्टर्ड एड्रेस है नहीं, आपने मेरा सॉफ्टवेयर यूज कर रहा है, तो मैंने आपको क्या किया, मेरी वेबसाइट पे आप आए, आपने वो सॉफ्टवेयर के लिए अप्लाई किया, खरीदा सॉफ्टवेयर, वहीं पे किया एंड देन यू हैव स्टार्टेड यूजिंग इट। नाउ आपको उस सॉफ्टवेयर से प्रॉब्लम है, ठीक है, उस प्रॉब्लम में कोई डिफेक्ट है, कोई डेफिशिएंसी है, कोई शॉर्टकमिंग्स है, कोई इम्परफेक्शंस है जिसके अगेंस्ट आपको मेरे खिलाफ कंप्लेन फाइल करनी है। आपने अपने हिसाब से डिस्ट्रिक्ट कमीशन को कंप्लेन फाइल कर दी है, ठीक है। अब जब आपने कंप्लेन फाइल कर दी तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन का कहना है कि जो इलेक्ट्रॉनिक सर्विस प्रोवाइडर है उनको मैं बाय थ्रू नोटिस फिजिकली कोरियर सर्विस या स्पीड पोस्ट से ना भेज के इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी भेज सकता हूँ। कहाँ पे भेजूंगा, जहां पे वो सर्विस ये प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि उसकी वेबसाइट पे कुछ ना कुछ एड्रेस मेंशन्ड होगा कि मेरा ऑफिस यहाँ है, यहाँ से बैठ के मैं ये सॉफ्टवेयर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो मैं इलेक्ट्रॉनिकली उसको ईमेल डाल के और या फिर कोई और वे में फैक्स वगैरह देके उसको मैं एक नोटिस प्रोवाइड कर सकती हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट पैराग्राफ के आगे लिख सकते हो शॉर्ट में कि नोटिस टू ई सर्विस प्रोवाइडर नोटिस समझ रहे हो ना, कैसा नोटिस, जो हमने प्रोसीजर में पढ़ा था कि हम ऑपोजिट पार्टी को नोटिस देते हैं कि आपके अगेंस्ट एलिगेशंस आए, आपके अगेंस्ट कंप्लेन आई, ठीक है। नोटिस टू ई सर्विस प्रोवाइडर बाय इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म या इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म वेयर, लिखो वेयर है जगह, वेयर दे प्रोवाइड देयर सर्विसेज, करने के लिए, समझाने के लिए डाल दिया है कि एक और सबसेक्शन ले लो कि ई प्लेटफॉर्म वालों को हम ई प्लेटफॉर्म के थ्रू ही नोटिस भिजवाएंगे, ठीक है। वेयर दे प्रोवाइड देयर सर्विसेज, टेस्ट दिया था, हाँ उसको देना था, पर रक्षिता मैम से ले, नहीं मैंने उसको, नहीं इसका टेस्ट मैंने स्नेहा को दिया था, वो दे देना। चलो ठीक है, दो पैराग्राफ्स ये रीड कर लेना, कुछ डाउट हो तो व्हाट्सएप पे पूछ लेना, ठीक है। पूछ सकते हो, भेजते हैं लोग।
एक ये लाइन अंडरलाइन करके ये लाइन एक्सप्लेन कर दो, ठीक है। एक्सपर्ट्स टू असिस्ट नेशनल कमीशन एंड स्टेट कमीशन, बहुत सिंपल लिखा हुआ है कि अगर नेशनल कमीशन और स्टेट कमीशन को कुछ चीज को पकड़ने में एक्सपर्ट्स की जरूरत है, कोई प्रोफेशनल की जरूरत है कि वो अपनी सर्विसेज दे के हमको ये चीज एक्सप्लेन कर दे कि ये चीज में ये डिफेक्ट कैसे हम पकड़ सकते हैं, तो वो चाहे तो इन लोगों को अपने असिस्टेंस में ले सकते हैं, इन लोगों से हेल्प ले सकते हैं फॉर दैट प्रोफेशनल सर्विस। देखो ये टॉपिक हमने आगे भी समझा था कि जब सेंट्रल अथॉरिटी हम पढ़ रहे थे, सेंट्रल अथॉरिटी को भी एक्सपर्ट्स, ऑफिसर्स, एम्प्लॉयर्स, प्रोफेशनल्स ये सब लग रहे थे, तो अगर स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन को भी लगेंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। वहां पे लिखा था सेंट्रल गवर्नमेंट, यहाँ पे हम हर चीज पढ़ रहे हैं कि स्टेट को स्टेट गवर्नमेंट हैंडल करती है विद गाइडेंस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, और नेशनल को कौन गाइड करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये लोग आपस में डिसाइड करके, मतलब स्टेट गवर्नमेंट विद गाइडेंस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, और यहाँ पे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन को एक्सपर्ट्स जब भी जरूरत होगी प्रोवाइड कर दे, ठीक है। अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेशनल कमीशन, सबको पता है, सुप्रीम कोर्ट। तो अगर नेशनल कमीशन के ऑर्डर से आपको प्रॉब्लम है, आप अग्रीव्ड हो, वर्ड क्या यूज करते हैं हम, अग्रीव्ड हो अगर, या उसके ऑर्डर से आप डिससैटिस्फाइड हो, तो आप किसके पास जाओगे, सुप्रीम कोर्ट के पास, विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर, ठीक है। ये 30 days सफिशिएंट कॉज अगर होगा तो हम एक्सटेंशन दे सकते हैं, ठीक है। डेज नहीं होता है वो, अगर सफिशिएंट कॉज है तो एज मे बी प्रिस्क्राइब, जितना लॉ को लगे। मतलब अगर 30 days में नहीं गए, फिर आप 45, 90 days, 100 days के बाद गए, तो सफिशिएंट कॉज होगा तो हम एक्सेप्ट करेंगे, नहीं तो हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे। अब 4-5 साल के बाद जाओगे तो नहीं। सब में इंटायर कोर्ट क्वेश्चन ऑफ लॉ पे ही बात करता है, नेशनल कमीशन सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। अब अपील जो आपके सफिशिएंट कॉज होता है, सफिशिएंट कॉज कोई भी एक्ट में डिफाइंड नहीं है। सफिशिएंट कॉज मतलब मैं तुम लोगों को एक केस लॉ समझाऊं, बैंक का केस था। लिटरली उसमें क्या हुआ था कि एक पर्सन ने बैंक से लोन लिया हुआ था, ठीक है। बाय द टाइम लोन रीपेमेंट का टाइम पीरियड होता है, उसने वो लोन रीपे नहीं किया, ठीक है। अब उसने लोन रीपे नहीं किया तो बैंक ने एक डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल है, वहां पे उसके अगेंस्ट केस चालू हो गया कि इस पर्सन ने लोन नहीं दिया, हम तो इसकी सिक्योरिटी बेच देंगे, ठीक है। बीच में क्या हुआ था कि जब उसको नोटिस आ रहे थे ना कि लोन रीपे कर दो, लोन रीपे कर दो, तो उसने एक उसके फादर का भी उसमें जॉइंट अकाउंट था, तो उसने एक लेटर लिख के दिया था कि माय फादर हैज बीन पास्ड अवे, यू शुड चेंज द अकाउंट नेम, या फिर अपने आप डिटेल्स में इसको चीज को चेंज कर दो, और मैं, क्योंकि कोविड का रीजन है, तो आई विल बी टेकिंग टाइम टू पे द लोन। उसने इतना सा नोट लिख के बैंक को उस नोटिस का एक रिवर्ट दे दिया था। जब उसका केस सॉल्व हुआ ना, तो ऑब्वियसली कोर्ट में बैंक को ज्यादा कंसिडर किया जाता है, ठीक है, क्योंकि वो बैंक है, वो ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करके आ रहा है, दैट आर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। तो जब डीआरटीज में केस हुआ उसका, तो उस पर्सन ने, अब उसके अगेंस्ट बात चल रही थी कि इस पर्सन ने मेरा लोन नहीं दिया है, तो हम इसके सारे सिक्योरिटीज घर वर बेचने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो जो उस पर्सन का लॉयर था, मेरे सीनियर ही हैं, उन्होंने उन्होंने उस केस में ये बात पकड़ ली थी कि उसने वो नोटिस भेजा हुआ था कि उसने अपने फादर का नाम हटाने के लिए बोला हुआ। अब जब कोर्ट के पास केस गया, तो उन्होंने सिर्फ वो, जब वो लोग केस फाइल करते तो जॉइंट अकाउंट में उसके फादर का नाम भी और उसका नाम भी लिख के दे रहे थे। तो जज जब केस देखता, जज को क्या पता कि उसके फादर एक्सपायर्ड है। बीइंग अ लॉयर, उन्होंने वहां पे वो मार्क कर दिया था कि ये एक सफिशिएंट कॉज है, कि उधर पे उसने एक नोटिस भेज दिया था जहाँ पे उसके फादर का नाम कट कराना था, ही इज द ओनली पर्सन होल्डिंग द अकाउंट, दैट पर्सन इज नो मोर। तो आपका बैंक ये चीज कैसे यहाँ पे पेश कर सकता है कि उसमें उसके फादर का नाम भी, और नोटिस हमारे पास रिटर्न ऑफ कोर्स एक कॉपी तो होगी, एक्नॉलेजमेंट तो हो गई दैट यू सेंड द नोटिस टू द बैंक। वहां पे कोर्ट ने उस ह्यूमन बीइंग के पर्सन के फेवर में केस दिया कि इसने आपको एक सफिशिएंट कॉज दिया था कि ड्यू टू कोविड रीजन ही इज अनेबल टू पे, प्लस ही हैज सेड दैट हिज फादर इज नो मोर, यू शुड चेंज द नेम। तो बैंक की वहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फॉलो दैट, बैंक ने वो चीज नहीं की, मिस आउट हो गई थी बैंक से, तो कोर्ट ने उस टाइम पे उसको और एक्सटेंशन प्रोवाइड किया टू पे द लोन, ठीक है। तो ये चीज हम नहीं डिसाइड कर सकते कि कोर्ट कंसिडर करेगा वो चीज की नहीं,
बीइंग लॉयर्स या बीइंग ये प्रोफेशनल जो हम पढ़ रहे हैं, हम इतने स्मार्ट हो कि हम ये चीजें पकड़ सके कि ओके कि ये बात यहाँ पे हम फंसा सकते हैं या यहाँ पे हम कोर्ट को प्रूव कर सकते हैं कि आर पर्सन जिसके फेवर में हम खड़े हो रहे हैं इज राइट, इनका कोई इंटेंशन नहीं है कि नॉट टू पे द अमाउंट। या फिर अगर लेट फाइलिंग्स हो रही हैं आपकी, जो हम यहाँ देख रहे हैं कि आप अपील करने में 30 दिन में लेट हो गए, तो वो सफिशिएंट कॉज आपके पास क्लियरली होना चाहिए कि एक इतना सा भी सफिशिएंट कॉज को कई बार कोर्ट कंसिडर करती है कि मैं एक एक्सपर्ट लॉयर अपॉइंट नहीं कर पाया था, ये भी सफिशिएंट कॉज में कवर हो जाता है कई बार। मतलब कोर्ट कंसिडर करती है इन चीजों को कि आपको आपके केस के अकॉर्डिंग लॉयर नहीं मिला इसलिए आप लेट आए, कई बार रिजेक्ट भी कर दी कि ये कैसी बात होती है। तो ये डिपेंड करता है जज के ऊपर, ठीक है। हमारे कंपनी लॉज में भी ऐसे बहुत केसेस होते हैं जहाँ पे हमारे पास नोटिस आता है कि आपने रजिस्टर्ड ऑफिस गलत बताया है, डायरेक्टर की डिटेल्स नहीं सबमिट करी है, फाइलिंग्स नहीं करी है, तो उसमें वो टाइम लिमिट लिखते हैं कि विद इन 15 डेज रिप्लाई कर दो, विद इन 7 डेज। अगर आप उनको ईमेल करोगे कि वी नीड एक्सटेंशन फॉर दिस, हो सकता है वो आरटीआरओसी जो हम पढ़ते हैं, जो अथॉरिटीज बैठी हुई है, वो आपको अलाउ कर दे, हो सकता है वो नहीं करे, डिपेंड स्टेट टू स्टेट, डिपेंड पर्सन टू पर्सन, ठीक है। Finality of the order. Section 60 state that every order of a district commission, state commission, national commission, as the case may be, फिर कॉमा है shall, if no appeal has been preferred against such order under the provision of shall be final, मतलब आगे अपील नहीं हुई तो वो ही ऑर्डर फाइनल है, मतलब विद इन 30 डेज कोई अपील नहीं हुई तो वो ऑर्डर फाइनल ऑर्डर हो जाता है, ठीक है। ये चीज वापस वही लिखी हुई है, डिस्ट्रिक्ट कमीशन अप टू 1 करोड़, स्टेट कमीशन अप टू 1 करोड़ टू 10 करोड़, नेशनल कमीशन अबव 10 करोड़, ठीक है। तुमको पूरे तीनों कमीशंस में क्या क्या पता होना चाहिए, कॉम्पोजिशन और टर्म ऑफ ऑफिस, और फिर अगर कब आप अपील, मतलब कब तक आप फर्दर अपील नहीं कर सकते, जब तक आपने वो 50% अमाउंट डिपॉजिट नहीं किया है। और दूसरा पॉइंट, गाइस ये तो हमने कल ही समझा था, 50%। हाँ बोलो, याद है इसको? जब जज, परफेक्ट परफेक्ट, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ हाँ, अब तो सब बोलेंगे, सब बोलो अब। हाँ मैम, मीडिएशन देखो, जब तक हम 50% डिपॉजिट नहीं कर देते, जो अगर आपको कोई अमाउंट पे करने बोला है एक ऑर्डर में वो, या फिर जब तक, मतलब एक और चीज कि अगर आपका मैटर सेटलमेंट तक है, मीडिएशन तक जज का है, तो आप अपील में बात नहीं कर सकते। चलो, मैं आंखें बंद कर, एक पेनाल्टी देख लो, पेनाल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ द ऑर्डर। अगर ऑर्डर में बोला है कि कॉम्पनसेशन पे करना है, या इस गुड को रिप्लेस करना है, या उस गुड को रिटर्न करना है, या उस गुड को उसकी प्राइस पे कर देनी है विद इंटरेस्ट, जो जो ऑर्डर्स है कि हजार्डियस गुड बंद कर दो, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस डिसकंटिन्यू कर दो, मॉडिफिकेशंस कर दो एडवर्टीजमेंट्स में, तो रीएम्बर्समेंट कर दो, अगर आपने ये ऑर्डर्स पूरे नहीं किए हैं तो आपको पेनाल्टी लग सकती है नॉट लेस देन 1 मंथ, मतलब imprisonment, but which may extend to 3 years, with fine which shall not be less than 25,000 but which may extend to 1 lakh or both। ये पूरा पढ़ने से अच्छा यहाँ पे लिख लो 1 year 1 ऐसे करके 3 years, अगर ऐसे याद हो जाता है तो 1 month से 3 years समझ आ जाएगा कि नॉट लेस देन 1 month विच शैल मे बी एक्सटेंड टू 3 years, और फिर है नॉट लेस देन 25,000 विच में एक्सटेंड्स टू 1 lakh, और फिर एरो बना के ऐसे और बोथ। बस हमें पता होना चाहिए कि अगर हमने नॉन कंप्लायंस ऑफ द ऑर्डर किया तो इतनी पेनाल्टी, तो जब भी रिवाइज करोगे तो सिर्फ इतना भी पढ़ा तो परफेक्ट है, क्योंकि बीच में एक्सटेंड टू नॉट लेस देन तो ग्रामेटिकली आपको याद होना चाहिए। ओके, चलो, अपील अगेंस्ट द ऑर्डर पास अंडर सेक्शन 72, मतलब ऊपर जितने भी हमने फाइनल ऑर्डर्स पास किए हैं उसके अगेंस्ट बताया हुआ है बस कि द ऑर्डर मेड डिस्ट्रिक्ट कमीशन शैल, द अपील शैल गो टू स्टेट कमीशन, the order made by the state commission shall be go to national commission, and the order made by national commission shall be go to,
बस यहाँ पे फिर से लिख दिया है कि एवरी अपील शैल बी प्रिफर्ड विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन, एज द केस में भी। हमने एक केस में 45 days देखा है, ठीक है। तो वो अलग से डिस्क्राइब है, यहाँ पे एक जनरल चीजें लिखनी है कि विद इन 30 days आप आ जाओ, एक डिस्ट्रिक्ट वाले केस में 45 days है, ठीक है। चलो, ये हो गए हमारे तीनों कमीशन। तीनों कमीशन का मतलब उनके मतलब उनको कौन स्टैब्लिश करता है, उनके अंदर कौन आता है, उनकी क्वालिफिकेशंस क्या होने चाहिए, उनके रिमूवल के टर्म्स क्या होने चाहिए, और उनकी लिमिट ज्यूरिसडिक्शन क्या होना चाहिए, वो हमें क्लियरली अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। चलो, अब हमारा टॉपिक है मीडिएशन। ये न्यू टॉपिक है, इसमें क्या है, ये हमने कभी पहले सुना भी नहीं होगा, ये नया चीज आई है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में। मीडिएशन में हमने समझा है क्या होता है, जब भी हम कमीशन के पास अपना केस लड़ने गए हैं, जब हमने कंप्लेंट फाइल की है, हमने किसी पर्सन पे एलिगेशंस लगाए, अगर वो पर्सन एलिगेशंस को एक्सेप्ट कर लेता है और रेडी है टू पे सच अमाउंट, जो एक अप्रोप्रिएट अमाउंट है फॉर दैट कंप्लेंट, ठीक है, या रेडी है उस चीज को रिजॉल्व करने के लिए फॉर दैट कंप्लेंट, या रेडी है वो गुड्स को चेंज करने के लिए, वो सर्विसेज को फिर से प्रोवाइड करने के लिए, अपने डिफेक्ट्स को हटाने के लिए, तब वो लोग अगर एक अरेंजमेंट में पहुंच जाते हैं, अगर वो लोग एक अग्रीमेंट में पहुंच जाते हैं, तो जो कमीशन बैठे वो उनको बोलती है आप मीडिएशन सेल में चले जाओ। हर डिस्ट्रिक्ट के कॉर्नर में, मतलब बाहर निकलोगे तो कॉर्नर में एक मीडिएशन सेल गवर्नमेंट ने बना रखा है, ताकि केसेस को टाइम न लगे। बस टाइम बचाने के लिए उन्होंने एक मीडिएशन सेल बना रखा है कि अगर तुम रेडी हो तो मीडिएशन सेल में मेरे पर्सन बैठे हैं, वहां जाके आप अग्रीमेंट कर लो, आप दोनों अग्रीमेंट साइन कर लो, कितने पीरियड में आप कितना पेमेंट करोगे, गुड्स डिफेक्ट करने के लिए कितना, डिफेक्ट्स को चेंज करने के लिए कितना टाइम लोगे, गुड्स को रिप्लेस करने के लिए कितना टाइम लोगे, सारी बातें अकॉर्डिंग टू द कंप्लेनेंट एंड टू द डिफेंडेंट, दोनों के बातें रख के एक अग्रीमेंट होगा, सेटलमेंट होगा, दोनों साइन करेंगे और वो बाय द टाइम अग्रीमेंट के हिसाब से काम कर लेंगे, ठीक है। हम देखते हैं कि लॉ में बताया मीडिएशन सेल में क्या क्या आता है, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट एम्पावर, सबसे पहले क्या है, स्टेट गवर्नमेंट को पावर दी गई है टू एस्टैब्लिश अ मीडिएशन सेल टू बी अटैच्ड टू ईच डिस्ट्रिक्ट कमीशन एंड द स्टेट कमीशन ऑफ दैट स्टेट, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट के पास है कि हर डिस्ट्रिक्ट कमीशन के बाहर एक मीडिएशन और स्टेट कमीशन के बाहर एक मीडिएशन सेल स्टैब्लिश कर दे। Next, further, central government also empowers to establish a consumer mediation cell to be attached to the national commission, each of the regional benches. मतलब कि नॉर्दर्न, वेस्टर्न, सदर्न, जहां जहां नेशनल कमीशन की बेंच बनाई होगी, वैसे तो नेशनल कमीशन एक ही जगह है, फिर इनकी रीजनल बेंचेस बनाई होंगी, वहां पे उन्होंने सिर्फ मीडिएशन सेल बना के रख दिया है। तो नेशनल के लिए किसने बनाया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, और स्टेट और डिस्ट्रिक्ट के लिए किसने एम्पावर किया है, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। कंज्यूमर मीडिएशन सेल शैल कंसिस्ट ऑफ सच पर्सन एज में बी प्रिस्क्राइब, ठीक है, मतलब हमको नहीं पता उधर कितने लोग हैं, प्रिस्क्राइब्ड है रूल्स में कि मीडिएशन सेल कितने लोग। एवरी कंज्यूमर मीडिएशन सेल शैल मेंटेन अ लिस्ट ऑफ एम्पेलमेंट मीडिएटर्स, एम्पेलमेंट मीडिएटर मतलब पैनल में जितने मीडिएटर्स बैठे हैं, वो लोगों का नाम आपके पास एक रजिस्टर होना चाहिए, जिसमें आपने लिस्ट में सारे मीडिएटर्स का नाम लिखा हुआ है। अ लिस्ट ऑफ केसेस हैंडल्ड बाय द सेल, मतलब जितने लोग सेटलमेंट के लिए रेडी हैं, वो अगर मीडिएशन सेल में जाते हैं तो उनके कितने केसेस आपने हैंडल किए, वो डिस्ट्रिक्ट कमीशन के
Order of proceeding and any other. इसके बाद फिर उसके बाद फिर बीच बीच में रुक जाता है, कल भी रुक गया था। चलो हमने जो फर्स्ट पॉइंट देखा है एम्पेलमेंट ऑफ मीडिएटर्स, उसमें कवर होता है provides of purpose of mediation the national commission, state commission, district commission, as the case may be, shall prepare a panel of the mediators to be maintained by consumer mediation cell attached to it. ऑफ कोर्स जो हर कंज्यूमर मीडिएशन सेल हमने डिस्ट्रिक्ट कमीशन का, स्टेट कमीशन का और नेशनल कमीशन का बनाया हुआ है, उसके वहां पे एक पैनल होता है मीडिएटर्स का, ठीक है। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सिलेक्शन कमिटी कंसिस्टिंग ऑफ प्रेसिडेंट एंड मेंबर ऑफ द कमीशन। अब मैंने बोला था ना कौन डिसाइड करेगा, वो लोग हैं डिस्ट्रिक्ट कमीशन का प्रेसिडेंट एंड अदर मेंबर्स। भैया हमें अपने मीडिएशन सेल में ये लोग बिठाने, ठीक है। The qualification experience required for these mediators, मतलब जितनी list of panel में जो लोग बैठे हैं, the procedure, the manner of training, fee payable, जो भी उन लोग करेंगे काम उसकी फीस लेंगे वो लोग, टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगी, कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट समझते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट को हम रूल्स एंड रेगुलेशंस बोलते हैं, और एक ये बोलते हैं कि यार कोई भी चीज को एक एथिकल फॉर्म है किसी चीज को कंडक्ट करने का, तो हमने वो प्रोवाइड कर दिया है आपको, ठीक है। ये रूल्स हमने कहीं नहीं लिखे, हमारे डिस्ट्रिक्ट कमीशन में अगर आपको बैठना है तो ये कोड ऑफ कंडक्ट है कि पहले आप दोनों को बिठाओगे, उसके बाद फिर टर्म्स एंड कंडीशंस आप नोट करोगे, एटलीस्ट 7 days का टाइम दोगे, अग्रीमेंट बनाओगे, फिर साइनिंग। ये कोड ऑफ कंडक्ट है जो मीडिएशन सेल को फॉलो करना है। उसके बाद द ग्राउंड्स ऑन विच द मैनर टू विच द मीडिएटर शैल बी रिमूव्ड, impairment shall be cancelled and such other matters relating thereto as may be prescribed by the regulations। तो उनका procedure of appointment, उनका training, उनका removal, उनका code of conduct, उनकी fee payable, any other terms and conditions, ये सब कहाँ specified है, regulations, ठीक है। The panel of the mediators prepared under subsection 1 shall be valid for the period of 5 years and that the mediators shall be eligible to be considered for मतलब reappointment के लिए भी हो सकता है for another term subject to such condition as may be specified by the। अगर डिस्ट्रिक्ट कमीशन या स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन को लगता है कि हमारे मीडिएशन सेल के लोगों को हम 5 साल के बाद और 5 साल और 2 साल 4 साल 10 साल के लिए अपॉइंट करना चाहते हैं, तो हमें रूल्स को मद्देनजर रखते हुए उनको रीअपॉइंटमेंट हम दे सकते हैं। तो हमने पहले देखा स्टैब्लिशमेंट ऑफ मीडिएशन सेल, फिर हमने देखा कि वो जो पैनल बैठती है वो अपने अपने कमीशन लोग डिसाइड करते हैं, अपने अपने कमीशन के प्रेसिडेंट और कमीशन अपने हिसाब से, सिलेक्शन कमेटी वही हुई और उसके हिसाब से वो लोग सिलेक्ट करते हैं कि कौन उस पैनल में बैठेगा। उनका ट्रेनिंग प्रोसीजर, फीस और ये सब हम एज में भी रूल्स में प्रिस्क्राइब्ड है वैसे हम फॉलो करेंगे। हम चाहे तो 5 साल के लिए के ऊपर भी उनको अपॉइंट कर सकते हैं एज स्पेसिफाइड बाय द रेगुलेशन। नहीं नहीं, दे आर मेंबर्स ऑफ कंज्यूमर मीडिएशन सेल ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन।
कंज्यूमर मीडिएशन सेल ऑफ स्टेट कमीशन, वहां के लोग, तो उनको हम पर्टिकुलरली नाम ही बुलाएंगे मीडिएटर्स, दे आर नॉट कंसिडर्ड एज मेंबर्स, दे आर मीडिएटर्स, ठीक है। अगर डिस्ट्रिक्ट कमीशन को अपना एक मेंबर लगता है कि यार आई वांट यू टू सिट देयर विद द मीडिएटर्स, तो वो उसको बिठा सकता है, तो फॉर टाइमिंग ही इज आल्सो अ मीडिएटर। अब है नॉमिनेशन ऑफ द मीडिएटर फ्रॉम द पैनल, ठीक है। इसमें लिखा है कंसिडरिंग इज सूटेबिलिटी रिजॉल्विंग द कंज्यूमर डिस्प्यूट इन्वॉल्व, हम देखेंगे कि वो सूटेबल है कि नहीं है टू रिजॉल्व द कंज्यूमर डिस्प्यूट, उसके बाद हम उसको नॉमिनेट करेंगे कि इस पर्सन को हमें मीडिएशन सेल में बिठाना है। ड्यूटी ऑफ द मीडिएटर टू डिस्क्लोज सर्टेन फैक्ट्स, ये इंपॉर्टेंट है। देखो, जब आप मीडिएशन सेल में बैठे हो सकता है आपका इंटरेस्ट हो, आपका ही भाई बैठा हो सामने, ठीक है, हो सकता है आपका आपका भी उस ट्रांजेक्शन में कोई इंटरेस्ट हो, ठीक है, रिलेटेड पार्टी हो आप कहीं ना कहीं उस चीज, तो आपको वो मीडिएटर बैठते टाइम पहले से ही डिस्क्लोज करना है कि डिस्ट्रिक्ट कमीशन, मैं जो ये डिस्ट्रिक्ट कमीशन के मीडिएशन सेल में इस वाले अगर केस में बैठा हूं तो मैं डिस्क्लोज करता हूँ कि मैं इधर पे इंटरेस्टेड हूँ, ये मेरा ही भाई है या ये मेरी ही मदर है, मैं इनका केस रिजॉल्व करने के लिए अगर आपको लगता हूँ डिजर्विंग हूँ तो यू कैन अलाउ मी टू सिट, ठीक है। तो सर्टेन फैक्ट है जो उसे डिस्क्लोज करना है। पहली बात, एनी पर्सनल प्रोफेशनल फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन द आउटकम ऑफ कंज्यूमर डिस्प्यूट, मतलब उसका कोई प्रोफेशनल इंटरेस्ट हो, यानी कि अगर दो बंदे बैठे हैं जिनको ऑडिट करने में दिक्कत हुई हो, ठीक है, मतलब ऑडिटर ने ऑडिट सर्विस सही नहीं प्रोवाइड की हो एक कंपनी को, तो वो कंपनी के डायरेक्टर और वो ऑडिटर, हो सकता है इस पर्सन का कोई प्रोफेशनल इंटरेस्ट हो, ये पर्सन उनका कंपनी सेक्रेटरी का कोई मैटर हैंडल कर रहा हो एनसीएलटी में कहीं डीआरटी में, ठीक है, जो या कंपटीशन एक्ट में जहां जहां सीएस अपीयर हो सकते हैं, तो हो सकता है बीइंग प्रोफेशनल वो उनके उस कंज्यूमर के लिए कुछ ना कुछ हैंडल कर रहा हो, तो वो बता देगा मेरा यहाँ पे प्रोफेशनल या फिर मेरा इनसे पैसे लेने का है, तो ये मेरा फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, या पर्सनल ये मेरे रिश्तेदार है, ठीक है। द सर्कमस्टेंसेस व्हिच मे गिव अराइज टू जस्टिफिएबल डाउट एज हिज इंडिपेंडेंस और इम्पार्शियलिटी, मतलब कि ऐसी कोई सर्कमस्टेंसेस जहां पे हमें जस्टिफिएबल डाउट यानी क्लियरली समझ आ रहा है कि इस पर्सन का यहाँ पे इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं आएगा, ये हो सकता है इम्पार्शियल हो सकता है। तो अगर अगर मीडिएटर को पता है कि ये, अब देखो पर्सनल रिलेशन हो गया जब आपके क्लोज फ्रेंड्स या फैमिली वाले हो गए, कई बार आप ऐसे प्रोफेशनल में बैठे हो, अब आप भी मार्केट में उठ रहे हो, बैठ रहे हो, सिटी में रहते हो सकता है आपके कोई नेबर आ गए हो सकता है आपके नेबर के भी कोई रिलेटिव हो, तो अब कैसा होता है आपको नहीं पता ही आपके नेबर के रिलेटिव है आपका, आप पहली हियरिंग में आए मीडिएशन के पास सोल्यूशन करने, ये टर्म्स एंड कंडीशन ये, उस पर्सन ने अपने नेबर को जाके डिस्क्राइब किया कि मेरा तो मीडिएशन सेल में ये पर्सन ले रहा है, अरे वो तो हमारे फ्रेंड है, मैं बात करा देता हूँ और हो जाएगा मैटर, उसने उसको कॉल कर दिया, हो सकता है वो वहां पे इम्पार्शियल हो जाए। तो बीइंग अ ट्रू मीडिएटर आई शुड स्पेसिफाई कि हो सकता है सर मैं इम्पार्शियल हो जाऊं क्योंकि ये मेरे क्लोज नेबर के रिलेटिव्स हैं, और यहाँ पे मतलब डाउट है कि मैं शायद इंडिपेंडेंटली परफॉर्म नहीं करूं, मैं भी शायद अंडर द टेबल खेल सकता हूँ, तो वहां पे उसको ये फैक्ट खुद से डिस्क्राइब करना है, इतना सच्चा उसको बनना पड़ेगा। हालांकि तुम्हारे दिमाग में चल रहा होगा ऐसा कौन आदमी होगा, जनरली कोई ऐसे नहीं करता है, पर लॉ में स्पेसिफाइड है, कल को अगर वो ऐसा करता है तो हम उसको पकड़ सकते हैं कि बेटे लॉ में लिखा था यू हैव टू डिस्क्लोज सर्टेन फैक्ट्स फर्स्ट व्हेन यू हैव फाइनेंशियल प्रोफेशनल फाइनेंशियल पर्सनल प्रोफेशनल फाइनेंशियल इंटरेस्ट, सेकेंड अगर जस्टिफिएबल डाउट है कि आपकी इंडिपेंडेंसी या इम्पार्शियलिटी पे क्वेश्चन है, ठीक है, यानी ऐसी सर्कमस्टेंसेस व्हिच मे गिव राइज टू जस्टिफिएबल डाउट, अगर आपको यही बात हो रही है ना, गिव राइज टू मतलब ऐसा सर हो सकता है कि मैं इम्पार्शियल हो जाऊं, इस चीज का आपको फैक्ट का डिस्क्लोज कर देना, सच अदर फैक्ट्स एज मे बी स्पेसिफाइड बाय रेगुलेशन, पूरे एक्ट में एज मे बी स्पेसिफाइड बाय रेगुलेशंस बहुत बार है, ठीक है, तो सिर्फ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में ये हर जगह मत लिख के आना, थोड़ा ध्यान से, ठीक है। हाँ, एक पॉइंट तो ऐड हो ही रहा है हर जगह, एंड एनी अदर फैक्ट एज मे बी स्पेसिफाइड बाय रेगुलेशन, रिप्लेसमेंट ऑफ मीडिएटर इन सर्टेन केसेस, अगर डिस्ट्रिक्ट कमीशन स्टेट कमीशन नेशनल कमीशन को लगता है कि ये पर्सन सही नहीं बैठा है, हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर लगता है कि उनको कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है या वो सेटिस्फाइड है किसी भी बात से कि हाँ यार यहाँ पे इसका रिप्लेसमेंट जरूरी है, तो स्टेट कमीशन नेशनल कमीशन डिस्ट्रिक्ट कमीशन अपने कंज्यूमर मीडिएशन सेल में उस पर्सन का रिप्लेसमेंट कर सकते हैं।
प्रोसीजर ऑफ मीडिएशन, अब मीडिएशन में कैसे काम होता है? द कंज्यूमर मीडिएशन सेल अटैच टू डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन एज द केस में भी, जहां पे भी हम मीडिएशन सेल की बात कर रहे हैं वहां पे वो हमेशा लिख रहे हैं द कंज्यूमर मीडिएशन सेल ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन एज द केस में भी, उसके बाद वो पॉइंट स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। where the consumer dispute is referred for mediation to district commission, state commission, national commission as the case may be, the mediator nominated by such commission shall have regard to rights and obligations of the party, मतलब उससे पता होना चाहिए सबसे पहले कि दोनों पार्टीज के क्या राइट्स है और क्या ऑब्लिगेशन। राइट्स मतलब कि कहाँ पे वो अपनी बात रख सकते हैं, पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। ऑब्लिगेशन मतलब किसी किसी पर्सन को पे करना है या फिर कुछ देना है, कुछ लेना है, क्या ऑब्लिगेशन है। यूसेज ऑफ द ट्रेड यानी कि बिजनेस क्या करते हैं वो लोग, यहाँ पे वर्ड ऐसे लिखा है यूसेज ऑफ द ट्रेड, यानी उनका बिजनेस में कितना इंटरेस्ट है, नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, इफ एनी, वो भी लिखा है इफ एनी, अगर होते हैं तो। द सर्कमस्टेंसेस गिव राइज टू कंज्यूमर डिस्प्यूट, ऐसी क्या बात हो गई कि इनके बीच में कंज्यूमर डिस्प्यूट अराइज हो गया, ये इन्फॉर्मेशन किसके पास होनी चाहिए, मीडिएटर के पास। And such other relevant factors as the case may be deemed necessary shall be guided by the principle of natural justice while carrying out mediation. मतलब कि जब भी मीडिएशन के पास कोई केस आएगा उसको राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस पता होना चाहिए, यूसेज ऑफ ट्रेड पता होना चाहिए, प्लस सर्कमस्टेंसेस जिन्होंने जिसने पहुंचाया है कि ये डिस्प्यूट हो, और कोई अदर फैक्टर। जब उसके पास ये सारी इंफॉर्मेशन आ जाएंगी तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस पिछनर ही फॉलो करना है मीडिएशन सेल को। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस यानी कुछ रूल्स में ना ये स्टेटमेंट लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये स्टेटमेंट है कि अगर आप ऐसे पोजीशन पे हो तो आप सबसे पहले नेचुरल जस्टिस को कंसिडर करो, क्योंकि लॉ में लिखा है कि इस पर्सन ने इस डिफेक्ट किया तो इसको ये देना है। लेकिन प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस में कहते हैं कि ठीक है डिफेक्ट हुआ है पर वो पर्सन अवेयर नहीं था, उसने भी मैन्युफैक्चर से लिया था, तो यहाँ पे नेचुरल जस्टिस क्या, आप मैन्युफैक्चर को बुलाओ। आप फिर देखो पर भी इसने डिफॉल्ट तो किया है ना, तो नेक्स्ट टाइम ये ना करे तो कुछ पेनाल्टीज को चार्ज कर दो। अल्टीमेट डिफॉल्ट किसका है, मैन्युफैक्चर का, तो बाकी केस मैन्युफैक्चर से समझो, ठीक है। तो मीडिएशन ये सिर्फ एक एग्जांपल है, ऐसी बहुत चीजें हैं जहां पे उनको ये प्रिंसिपल फॉलो करना पड़ता है, इसलिए हम बोलते हैं एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, या बहुत जगह हम इसलिए सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स फॉलो करते हैं क्योंकि वो बातें लॉ में नहीं लिखी जो जजमेंट्स में लिखी है। तो जजमेंट्स कहाँ से आए, टू फॉलो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। जब कोर्ट ने देखा होगा कि यार लॉ, वो ट्रेन को बनाते टाइम उन्होंने ध्यान रखा होगा सेफ्टी का, बट वो गिर गई, उसकी डेथ हो गई, तो उधर पे उसको कॉम्पनसेशन मिलना था। दिस इज प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस कि उसके साथ जस्टिस तो होना ही चाहिए उसकी फैमिली के साथ। किस में कॉम्पनसेशन मिलेगा ना, तो रेलवे वाले ही देंगे ना, ऐसा थोड़ी है कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट आप बात ही नहीं उठा सकते। बैंक के अगेंस्ट केस होते हैं, इनफैक्ट गवर्नमेंट बैंक्स के अगेंस्ट, गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, सबके अगेंस्ट केस होते हैं। और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट में अथॉरिटी बैठी है, हर लेवल पे एक अथॉरिटी बैठी है, हर बेंच के लिए एक अथॉरिटी बनाई हुई है, तो वो एक अथॉरिटी को नोटिस जाता है। जैसे पुलिस ऑफिसर्स हैं, हर चीज की हयाकी बनी हुई है कि आप कहाँ एफआईआर पास करोगे, फिर उसके बाद कहाँ केस जाएगा, कौन ये वाला मैटर हैंड, क्रिमिनल केस हो गया तो कौन सी पुलिस ऑफिसर्स आएंगी। वैसे ही रेलवे में भी डिफाइंड है कि पहले आप जूनियर रेलवे ऑफिसर हो, फिर सीनियर हो, फिर और सुपर सीनियर हो गए, तो जिनको भी नोटिस देना होगा उनको वो देंगे। अब हर काम के लिए ना रेलवे में भी डिपार्टमेंट्स है, ट्रेन बनाने के लिए, वो पटरी बनाने के लिए, वहां पे पत्थर डालने के लिए, प्लेटफॉर्म देखने के लिए, प्लेटफॉर्म में शॉप्स देखने के लिए, हर पर्सन के लिए ऑथराइज पर्सन है। तो ट्रेन वाले के लिए जो ऑथराइज पर्सन होगा उसको नोटिस जाएगा कि यहाँ पे एक सेफ्टी आपको चीजें हैंडल करनी थी, आपने नहीं करी, इतना कॉम्पनसेशन आपको पे करना पड़ेगा। अब जैसे कंपनीज होती है, कंपनीज के पीछे कौन है, डायरेक्टर्स, तो कंपनी थोड़ी आके खड़ी हो जाती बिल्डिंग कि मेरे अगेंस्ट केस फाइल हुआ है, उसके पीछे डायरेक्टर्स आते हैं। तो गवर्नमेंट के पीछे ऑथराइज पर्सन है, एक स्टैट्यूटरी लॉ में आपने डिफाइन कर दिया है कि यहाँ पे ये अपॉइंट होना चाहिए, तो ये लोग आके बात करेंगे अपने केस के अगेंस्ट कि नहीं हमने तो ध्यान दिया था सेफ्टी रूल्स पे, ये वो, फिर भी कॉम्पनसेशन उनको पे करना पड़ता है, ठीक है। ये हो गया, हमने देखा प्रोसीजर ऑफ मीडिएशन, उनको राइट्स, ऑब्लिगेशन, usage of trade or circumstance which give rise to consumer dispute and any other relevant factor. Settlement through mediation. अब लिखा है if an agreement is reached between the parties with respect to all the issues involved in consumer
डिस्प्यूट। जितने भी आपके इश्यूज थे वो कहाँ पे पेन डाउन हो गए, अग्रीमेंट में। ठीक है, तो एक अग्रीमेंट में अगर आपने लिख लिया दोनों पार्टीज ने कि ये मेरा मैटर था, ये मेरा मैटर था, यहाँ पे मैं पे कर दूंगा, यहाँ पे मैं पे नहीं करूंगा, ये डिफेक्ट मैं रिजॉल्व करके दे दूंगा, और विथ रिस्पेक्ट टू ओनली सम ऑफ द इश्यूज द टर्म्स ऑफ सच अग्रीमेंट शैल बी रिड्यूस टू राइटिंग अकॉर्डिंगली। जब मैंने बताया ना कि कैसे होता है, दो लोग आए, बात की, फिर वो रिकॉर्ड इन राइटिंग हुआ कि हमने ये बात बोली थी, हमने ये बात बोली थी, साइंड बाय द पार्टीज, दोनों पार्टीज ने साइन किया, सच डिस्प्यूट और देयर ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव्स, मतलब कि खुद वो दो बंदे साइन करेंगे या उनके ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, यानी गवर्नमेंट के अगेंस्ट उनका ऑथराइज पर्सन, कंपनी के अगेंस्ट उनके डायरेक्टर्स। ठीक है, वो लोग उस चीज को साइन करेंगे, ठीक है, हम रेडी हैं फॉर दिस agreement. State that mediator shall prepare a settlement report of the settlement, forward the signed agreement along with such report to the concerned कमीशन। ये देखिए कमीशन जी, इन दोनों ने अग्रीमेंट साइन कर लिया है और ये मेरी सेटलमेंट रिपोर्ट जो मुझे क्वार्टरली भी आपको देनी है, ठीक है, ये मैं आपको पहुंचा रहा हूँ, ये इन लोगों का मैटर रिजॉल्व हो गया है। Where no agreement is reached between the parties within a specified time or the mediator is of the opinion that the settlement is not possible, मतलब कि जब भी कोई अग्रीमेंट नहीं आया और हमको लग रहा है यहाँ पे सेटलमेंट नहीं हो सकता, he shall prepare his report accordingly and submit the same to the concerned commission। मतलब कि पूरा प्रोसीजर ऐसे समझ लो। एक हो गया मीडिएशन, कौन कौन के हैं, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल। इन दिनों का बनाया है किसने, स्टेट गवर्नमेंट ने, इसका बनाया है सेंट्रल गवर्नमेंट। इन तीनों के अंदर लोग आते हैं, ठीक है, स्पेसिफाइड पर्सन, दे शुड मेंटेन लिस्ट ऑफ पैनल, मतलब लिस्ट ऑफ मीडिएटर्स, ठीक है, तो लिस्ट ऑफ मीडिएटर्स, ये तुम लोगों को लिखने की जरूरत नहीं है, ये मैं याद करा रही हूँ, एक बार देखते जाओ क्या क्या पढ़ा, ठीक है, मीडिएटर्स, ठीक है, रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीडिंग्स, ठीक है, ये हो गया एज में बी स्पेसिफाइड, एनी अदर मैटर लिख देती हूँ, नहीं लिखोगे, क्या बोल रहे हो, ये नहीं लिखना है, मतलब ये पॉइंट, हाँ, एनी अदर मैटर और है लिस्ट ऑफ केसेस हैंडल्ड, ठीक है। अब हर कमीशन के लिए जो मीडिएटर बैठा है वो अपॉइंट कैसे होगा, एक सिलेक्शन कमेटी से, जिसमें प्रेसिडेंट है उस कमीशन के, वेरी गुड, एंड अदर मेंबर्स। उसके बाद फिर ना, उसके बाद अगर इनका अपॉइंटमेंट करना, उनका टर्म ऑफ ऑफिस, टर्म्स एंड कंडीशंस, फी पेबल टू देम, और फिर इनके अपॉइंटमेंट, रिमूवल, एवरीथिंग, ये सब डिसाइड होगा एज में बी, ठीक है, एज प्रिस्क्राइब्ड। और फिर इन लोगों का टर्म है 5 ईयर्स, चाहे तो हम 5 ईयर्स से ज्यादा कर सकते हैं एज में बी स्पेसिफाइड बाय रेगुलेशन। उसके बाद क्या पॉइंट है, नॉमिनेशन। तो भैया इनको नॉमिनेट करने के लिए अपने अपने डिस्ट्रिक्ट कमीशंस, उनकी क्वालिफिकेशंस, और ये देखेंगे कि क्या वो एक डिस्प्यूट रिजॉल्व करने के लिए केपेबल है कि नहीं है, तो उनकी केपेबिलिटी, सूटेबिलिटी, एक ही बात है बेटा, ठीक है। उसके बाद हमने देखा है कि जब भी कोई पर्सन नॉमिनेट होता है टू सॉल्व अ डिस्प्यूट, तो सर्टेन फैक्ट है जो उसे डिस्क्लोज करना है, तो डिस्क्लोज क्या क्या करना है, अगर उसका कोई पर्सनल, फाइनेंशियल, प्रोफेशनल इंटरेस्ट है, या फिर उसको अगर लगता है कि गिव मे राइज, circumstances may give rise to justifiable doubt for independency and impartiality, any other matter as may be specified। उसके बाद क्या पॉइंट है, रिप्लेसमेंट। हम जब, अगर हमें लगता है कि ये पर्सन, इसकी इंफॉर्मेशन से हम सेटिस्फाइड है कि ये पर्सन को यहाँ रिप्लेस करना है, तो हम रिप्लेस कर देंगे। प्रोसीजर में हमने पढ़ा है
कि अगर किसी पर्सन का मीडिएशन आता है, उसके पास मीडिएशन सेल के पास डिस्प्यूट आता है, तो उसको दोनों पार्टीज के राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, यूसेज ऑफ ट्रेड और सर्कमस्टेंस व्हिच गिव राइज टू द कंज्यूमर डिस्प्यूट, वो उसको पता होना चाहिए, उसके बाद वो केस रिजॉल्व होगा। और एनी अदर फैक्टर, रेलेवेंट फैक्टर एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द रेगुलेशंस, और फिर उसको फॉलो करना है। ही शुड बी गाइडेड बाय प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। सेटलमेंट थ्रू मीडिएशन, जब भी उसको लगता है कि दोनों पार्टीज बात अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस रख चुके हैं और वो अग्रीमेंट में आ रही हैं, तो ही शुड रिकॉर्ड ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑन एन agreement by writing, and then he has to send the quarterly report and agreement signed by the both the parties or represent authorities कंसर्न कमीशन को अपने ये रिपोर्ट दे देनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, अगर ये सेटलमेंट नहीं होता है तो भी आपको एक रिपोर्ट देनी है कि सेटलमेंट नहीं हुआ। ठीक है, रिकॉर्ड ऑफ सेटलमेंट एंड प्रोसीडिंग्स, मतलब कि रिकॉर्डिंग ऑफ द मतलब डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, नेशनल, एज द केस में बी, विद इन 7 days ऑफ द रिसीट ऑफ सेटलमेंट रिपोर्ट। इनके पास रिपोर्ट आ गई, कहां से आई, मीडिएशन सेल से। pass suitable order recording such settlement of consumer dispute and dispose of the matter accordingly। मतलब कि मीडिएशन सेल्फ सिर्फ हेल्प करता है आपको टू रिजॉल्व अ मैटर। जैसे आपके पास अग्रीमेंट और रिपोर्ट आ जाती है, आप एक फाइनल ऑर्डर पास कर देते हो कि इनका सेटलमेंट हो गया है। ऑर्डर अल्टीमेटली कौन पास कर रहा है, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन या नेशनल कमीशन। ठीक है, हाँ हाँ, सही बोल रही हो, अलग चीज है। यहाँ पे कैसा है, मीडिएटर आपने अलग से अपॉइंट किया, एक मीडिएशन सेल बनाया हुआ। आर्बिट्रेटर इज कवर्ड अंडर आर्बिट्रेटर एंड कंसिलिएशन एक्ट। ठीक है, उसके लिए अलग से आप आर्बिट्रेटर बनने के लिए भी अलग से आपने केसेस रिजॉल्व करने होते हैं। आपके पास होता है कि आप आर्बिट्रेटर हो। ठीक है, हमारा लास्ट टॉपिक है प्रोडक्ट लाइबिलिटी। सबको पता है प्रोडक्ट लाइबिलिटी क्या होती है। प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर के अगेंस्ट अगर हमने कोई डिफेक्ट डिस्प्यूट है, हमको अगर कोई प्रॉब्लम है, तो हम हमारी कोई उस प्रोडक्ट की लाइबिलिटी किसके अगेंस्ट आती है, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर और प्रोडक्ट सेलर। शैल अप्लाई, मतलब ये लास्ट चैप्टर है, शैल अप्लाई टू एवरी क्लेम फॉर कॉम्पनसेशन अंडर अ प्रोडक्ट लाइबिलिटी एक्शन बाय कंप्लेनेंट फॉर एनी हार्म caused by a defective product manufactured by a product manufacturer or a service provided by a product service provider or sold by a product seller। product liability के अगेंस्ट लिख लो यहाँ पे product manufacturer, product seller, product service provider। हाँ, ये हमने पढ़े हैं तीनों चीजें। तो बेसिकली क्लेम अगेंस्ट दीज पर्सन्स आ जाता है किसके अंडर, प्रोडक्ट लाइबिलिटी। उस क्लेम को इन लोग कह रहे हैं कॉम्पनसेशन। ठीक है, every claim for compensation under a product liability action by a complainant जिसको कोई harm cause हुआ है, कोई इंजरी, कोई डैमेज, against प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर, प्रोडक्ट सेलर या फिर प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइडर। फिर एक्सप्लेन किया उन्होंने प्रोडक्ट लाइबिलिटी एक्शन को, सेम चीज में बी ब्रॉड बाय अ कंप्लेन। अब एक्शन कैसे आया, जब एक कोई कंप्लेन है अगेंस्ट प्रोडक्ट सेलर, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर या फिर प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइडर, एज द केस में बी फॉर एनी हार्म कॉज्ड हिम ऑन अकाउंट ऑफ अ डिफेक्टिव प्रोडक्ट। सबको इसके एग्जाम्पल समझ रहे हैं कैसे, जैसे गाड़ी चलाई, ठीक है, आपने कार ली, कार में आपको टायर में कोई डिफेक्टिव लग रहा है, टायर बार बार पंचर हो जाता है। ठीक है, आपने कंप्लेन की प्रोडक्ट सेलर पे क्योंकि इंटायर कार में दिक्कत थी। ठीक है, पर एक्चुअल में दिक्कत कहाँ है, मैन्युफैक्चर में जो टायर बनाता है। ठीक है, तो आपका क्लेम ऑफ कॉम्पनसेशन अगेंस्ट प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर के अंदर है, तो उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट लाइबिलिटी एक्शन। ओके, liability of a product manufacturer, liability of a product service provider और liability of a product seller, तीनों की liabilities explain की हुई है। तुम्हारे हिसाब से देखो क्या होना चाहिए, मैन्युफैक्चर की लाइबिलिटी कहाँ होगी, अगर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग में कोई डिफेक्ट हो
प्रोडक्ट सेलर की लाइबिलिटी कहाँ होगी? जब वो सेल करते टाइम एक्सपायरी नहीं चेक की। प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइडर की कैसे होगी? जब वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा था उसमें डेफिशिएंसी है। उन्हीं को ही 4 वर्ड्स में एक्सप्लेन किया हुआ है। देखो, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर शैल बी लाइबल इन प्रोडक्ट लाइबिलिटी एक्शन इफ द प्रोडक्ट कंटेन्स अ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, प्रोडक्ट इज डिफेक्टिव इन डिजाइन, प्रोडक्ट इज डिविएशन फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग स्पेसिफिकेशन। इसका मतलब है कि जो मैन्युफैक्चर होके आया था उसमें कुछ बातें लिखी थी कि द प्रोडक्ट कंटेन्स दिस, प्रोडक्ट कंटेन्स दैट, प्रोडक्ट में ये फायदे हैं, प्रोडक्ट में ये, लेकिन डिविएशंस है, मतलब वो कमियां हैं उसमें कि ये चीज उन्होंने कंप्लीट नहीं की है, लेकिन स्पेसिफिकेशंस में क्लियरली लिखा है। द प्रोडक्ट डज नॉट कंफर्म टू एक्सप्रेस वारंटी, मतलब कि उसमें वारंटी नहीं एक्सप्रेस थी, तभी भी आप उसको अगेंस्ट एक्शन ले सकते हो। द प्रोडक्ट फेल्स टू कंटेन एडिक्वेट इंस्ट्रक्शंस ऑफ करेक्ट यूसेज टू प्रिवेंट एनी हार्म और एनी वार्निंग रिगार्डिंग इम्प्रॉपर और इनकरेक्ट यूसेज। अगर आपने एक केटली बनाई है तो भैया उसमें लिख के दो कि इसमें गर्म पानी ही गर्म करना है, आपको पानी ही गर्म करना है, इसमें चाय बनाना, मैगी बनाना आप ये सब नहीं कर सकते। अगर आप ये करोगे तो ये बर्स्ट आउट हो जाएगा। तो उसमें स्पेसिफाइड होना चाहिए प्रोडक्ट में कि अगर आप ऐसा करोगे तो ये बर्स्ट आउट हो जाएगा। तो क्लियरली इट शुड कंटेन सम एडिक्वेट इंफॉर्मेशन, करेक्टिव इंफॉर्मेशन, कि अगर आपने ऐसा किया तो आपको ये हार्म हो सकता है। जैसे बच्चों के लिए हर हमेशा लिखा रहता है कि डू नॉट गिव दीज प्रोडक्ट्स टू एज ऑफ चिल्ड्रन हु इज ऑफ 3 years एज, ये वो, इट शैल हार्म दिस, इट शैल हार्म दैट। तो अगर वो स्पेसिफिकेशंस मिसिंग है तो ये एक प्रोडक्ट लाइबिलिटी एक्शन का पॉइंट है। तो हमने 5 पॉइंट्स देखे जिसके अगेंस्ट हम प्रोडक्ट लाइबिलिटी एक्शन क्लेम कर सकते हैं अगेंस्ट प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर। जब मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो, डिजाइन में डिफेक्ट हो, डिविएशन इन स्पेसिफिकेशंस हो, और फिर प्रोडक्ट में करेक्टिव मेजर्स या एक्सप्रेस वारंटी नहीं दी हो। सेलर भी देते हो तो मैन्युफैक्चर के अगेंस्ट भी आप केस उठा सकते हो ना, कि इसमें जिसने प्रोडक्ट बनाया है उसने अगर कोई बात एक्सप्लेन, सबको उसको देखना है जाते हुए, कहाँ गई है, क्यों जा रही है। तब हमें देखना है कि वारंटी मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे भी नहीं मिली हुई थी, इसलिए प्रोडक्ट सेलर ने भी नहीं दी, तो फिर कहाँ पास जाएगा? प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर के पास। लाइबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइड, deviation, there is a deviation from manufacturing specifications। जब मैन्युफैक्चरिंग मतलब एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होके आता है, हो सकता है इसकी पैकेजिंग कोई और कर रहा हो सकता है इस प्रोडक्ट को लेके असेंबल कोई और कर रहा हो, तो इस प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशंस यहाँ पे मेंशन्ड है, ठीक है, कि ये प्रोडक्ट को आप कार में ही लगाएं, इसको आपने इस तरह से इसके अंदर नट बोल्ट यूज करने हैं, जो जो स्पेसिफिकेशंस हैं उस प्रोडक्ट को यूज करने के लिए या फिर असेंबल करने के लिए, या फंक्शंस बोलो, वो अगर स्पेसिफिकेशंस जो आपने मेंशन्ड है वो डिविएशंस है, मतलब कि उसमें वो चीज कमी है। अगर आपने बोला है कि इसके अंदर यही वाला नट बोल्ट लगाना है, ये वाला थोड़ी लग रहा है, दूसरा वाला लग रहा है, आप बोल रहे हो उसको कार में लगाओ, अरे ये कार का टायर नहीं है तो बाइक का टायर है, तो आपने जो स्पेसिफिकेशंस प्रोवाइड किए हैं उसमें डिविएशंस है, वो चीज की कमी है जो आप बोल रहे हो, आप जो बोल रहे हो वो चीज एक्चुअल में नहीं है, तब हम आपको लाइबल कर सकते हैं इस चीज के लिए कि ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। अब लाइबिलिटी ऑफ अ प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइडर, द सर्विस प्रोवाइडर बाय हिम। अब देखो, सर्विस वाले ने सर्विस दी होगी, उसमें कोई फॉल्ट है, उसमें कोई इम्परफेक्शन है या डेफिशिएंसी है, inadequate in quality है, nature और manner of performance which is required to be provided by law under any law for time being in force pursuant to any contract or otherwise। प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइडर में समझो CS, हम क्या करते हैं? सर्विस प्रोवाइड करते हैं। सर्विस प्रोवाइड करते टाइम आपके पास कोई पर्सन आया कि हमें एक शेयर ट्रांसफर करना है, ठीक है, आपने क्या करना है? डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करना है। आपने क्या किया? उनको बोल दिया हाँ हाँ 3 दिन में हो जाएगा, उनको बताया ही नहीं कि भैया आपको अकाउंट में दूसरे शेयर होल्डर के पैसे ट्रांसफर करने हैं, कंसिडरेशन देना पड़ेगा ना, शेयर ट्रांसफर होगा।
ये आपने फॉल्टी चीज की, ठीक है। दूसरी, आपके डॉक्यूमेंटेशंस में क्लियरली उनके फोलियो नंबर्स, उनका सर्टिफिकेट नंबर, उनके सिग्नेचर्स कहाँ कहाँ होंगे, विटनेस का साइन, वो सब मेंशन करना था। इनमें से कोई एक चीज मिस आउट कर दी, हो गया इनपरफेक्ट चीज, ठीक है। जो चीज आपने बोली थी 2 दिन में करके दोगे, उसमें लगा दिए 2 हफ्ते, हो गया डेफिशिएंसी, ठीक है। सर्विस प्रोवाइड करते टाइम आपने जो जो फॉल्टी चीजें की है, ठीक है, जानबूझ के करी हो या फिर मिस आउट करने के चक्कर में आपने, तो ये चीजों के अगेंस्ट वो पर्सन जो आपसे सर्विस लेने आया है, आपके अगेंस्ट प्रोडक्ट लाइबिलिटी के अंडर के मतलब कवर कर सकता है आपको, क्योंकि वो प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइडर के अंडर आपसे सर्व एक्शन लेगा, आपसे कॉम्पनसेशन मांगेगा, ठीक है। अब इसमें लिखा है इन क्वालिटी, नेचर और मैनर, जो प्रोडक्ट, जो डॉक्यूमेंट आपको देना था उसको बना के शेयर ट्रांसफर का, उसका एक फॉर्मेट है जो लॉ में डिफाइंड है कि ये डॉक्यूमेंट ऐसे बनता है, वो आपने उस क्वालिटी का बना के नहीं दिया, ऐसे ही रफली बना के दे दिया, हो गया शेयर ट्रांसफर। तो ये सब चीजें आपकी डेफिशिएंसीज में कवर हो जाती है। देयर वॉज एन एक्ट ऑफ ओमिशन और कमीशन और नेग्लिजेंस और कॉन्शियस विथ होल्डिंग एनी इन्फॉर्मेशन विच हैज कॉस्ट, हाँ, जब आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे थे आप कोई बात बताना भूल गए या फिर आपने नेग्लेक्ट कर दी, जानबूझ के आपने वो चीजें इंफॉर्मेशन होल्ड कर ली जिससे सामने वाले पर्सन को हार्म हो जाए। द सर्विस प्रोवाइडर डिड नॉट इशू एडिक्वेट इंस्ट्रक्शंस और वार्निंग टू प्रिवेंट एनी हार्म। आप पार्लर में सर्विस लेने गए और वो बोलता है इसके बाद आफ्टर क्रीम मत लगाना, इसके बाद आप शार मत लेना, यू शुड होल्ड फॉर 2 आवर्स, उसके बाद आप ट्रैवल करने जाना, ठीक है, या फिर नेल्स वगैरह लगवाने जो बोलते हैं कि अभी 2 आवर्स तक इसको ड्राई होने देना, तो वो इन्फॉर्मेशन उसने आपको दी नहीं, उस चीज से आपको हार्म हो गया, ठीक है। तो वहां पे भी आप प्रोडक्ट लाइबिलिटी एक्शन उसके अगेंस्ट ले सकते हो। द सर्विस डज नॉट कंफर्म टू एक्सप्रेस वारंटी ऑन टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। अब कॉन्ट्रैक्ट में वारंटी कवर होती है, उसने वहां पे एक्सप्रेस वारंटी आपको नहीं दी, तो फिर आप उसके अगेंस्ट लाइबिलिटी एक्शन ले सकते हो। ये एक्सप्रेस वारंटी हर जगह वर्ड इसलिए उसके इसकी अलग से हमने डेफिनेशन देखी थी, जब कोई आपको बोल के बता के इम्प्लाइडली एक वारंटी एक्सप्रेस करता है टू रिप्लेस और रीपेमेंट ऑफ द गुड या फिर रिपेयर द गुड, ठीक है। अब लास्ट है लाइबिलिटी ऑफ अ प्रोडक्ट सेलर। जैसे हमने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग का पढ़ा, डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट और सर्विस प्रोवाइडर में क्वालिटी इम्परफेक्शंस, वैसे आता है प्रोडक्ट में। ही हैज एक्सरसाइज सब्सटैंशियल कंट्रोल ऑफ डिजाइनिंग द टेस्टिंग pan manufacturing, packaging or liable a product that has caused actually has not exercised आना चाहिए, shall be liable for the product जब उसने substantial control over, क्या बोल रहा है कोई, हाँ तुम लोग की बुक में कुछ और लिखा है क्या, यही लिखा है ना। ही हैज एक्सरसाइज सब्सटैंशियल कंट्रोल ओवर द डिजाइनिंग, टेस्टिंग, मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग, लेबल अ प्रोडक्ट दैट कॉज्ड हार्म। मतलब कि उसने जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग की थी, इसमें उल्टा लिखा है, जो उसने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग, जो लेबल किया, जो पैकेजिंग किया, उसमें उसने, अब प्रोडक्ट सेलर भी कवर होता है, हमने प्रोडक्ट सेलर की डेफिनेशन में देखा है, सबसे पहला पॉइंट है प्रोडक्ट सेलर हु इज ऑल्सो अ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर, ठीक है। तो उसने अपने ऊपर इतना कंट्रोल ले रखा है जानबूझ के, ताकि सामने वाले को हार्म हो जाए, ठीक है। इसमें ऐसे लिखा हुआ है कि आपने एक प्रोडक्ट बनाते टाइम जानबूझ के उसमें हार्म डाला है, जानबूझ के ऐसी चीजें डाली है, जैसे कि एक पैकेट है चिप्स का, पैकेट के ऊपर ऐसे ऐसे करके बन के आता है, जानबूझ के आपने इतने शार्प एजेस बनाए कि सामने वाले को चोट लग जाए, ठीक है। जानबूझ के आपने ऐसी लेबलिंग लगाई है कि किसी पर्सन के इमोशंस को हर्ट हो जाए, ठीक है। तो वो चीज आप अगर करोगे तो हम आपके अगेंस्ट एक्शन लेंगे। ही हैज ऑल्टर्ड मॉडिफाइड द प्रोडक्ट एंड सच ऑल्टरेशन और मॉडिफिकेशन वाज सब्सटेंशियल फैक्टर इन कॉजिंग द हार्म। जानबूझ के अगर उसने मॉडिफिकेशंस किए, ऑल्टरेशंस करके दिए, फिर से आपको हार्म हो गया, ठीक है। he has made express warranty of a product independent and any express warranty but failed to confirm the action। मतलब उसने वारंटी तो दी थी, पर जब आप वापस करने आए, रिपेयर कराने आए, रिप्लेस करने आए, तो आपको मना कर, ठीक है। the product has been sold by him and identity of the product manufacturer of such product is not known, or if known the service of notice or process of warrant cannot be effected on him, he is not subject to the law which is force of India or order if any part। इतना सारा 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 लिख दिया है क्लियरली कि भाई जब आपने कोई प्रोडक्ट बेचा तो उसमें से मैन्युफैक्चर आपने हटा दिया, ठीक है, कि हम मैंने नहीं बनाया है, मैन्युफैक्चर्ड बाय लिखा होता है सब में,
ठीक है। इनडायरेक्टली यहाँ पे सारे इनडायरेक्टली पॉइंट्स एक्सप्लेन किए कि एक्सप्रेस वारंटी दी तो थी पर पूरी नहीं करी, ठीक है। ऑल्टरेशन मॉडिफिकेशन किया तो था पर ऐसा किया जिससे हार्म हो जाए। पैकेजिंग लेबलिंग खुद ने होल्ड तो करी थी पर ऐसे कंट्रोल में रखी कि सामने वाले को हार्म हो जाए। वैसे मैन्युफैक्चरर का नाम उन्होंने क्लियरली डिफाइन नहीं किया। He has failed to exercise reasonable care in assembling, inspecting, maintaining such product or did not pass on warning or instructions. यानी कोई एसी वगैरह बनाई थी तो कुछ चीजें असेंबल होती हैं उसमें भी कि आगे फैन लगना है कि पीछे लगना है क्या लगना है, तो जब असेंबल करते टाइम पे भी उसने नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस दिए नहीं, वार्निंग्स नहीं दी और खुद ने भी केयर नहीं देखी, एक रीजनेबल केयर टू असेंबल दैट प्रोडक्ट कि जैसे किसी के हाथ में आया वो टूट गया। जैसे वो डाइनिंग टेबल वाला एग्जांपल था, जब आपने वो बनाई थी एक दिन में वो पूरी की पूरी टूट गई, ठीक है। तो वो एक डिफेक्ट है आपके अगेंस्ट जो आपने ध्यान नहीं रखा कि भाई इसमें अगर कुछ भी भारी सामान रखेंगे तो ये टूट जाएगा, तो आपको एक रीजनेबल केयर लेनी है। और अगर आपने नहीं ली है तो बेचते टाइम आपने वो वार्निंग या इंस्ट्रक्शंस भी एक्सप्लेन नहीं किया सामने वाले को कि ये प्रोडक्ट में ना भारी सामान मत रखना, ये टूट जाएगा, ठीक है। इन सब के अगेंस्ट इस सब से क्या हुआ, डैमेज हुआ, हार्म हुआ कंज्यूमर को, तो आपने क्या किया, प्रोडक्ट लाइबिलिटी एक्शन ले लिया। हमने तीनों चीजें पढ़ी, तीनों के पॉइंट्स बहुत इजी है, सिर्फ प्रोडक्ट सेलर के इनडायरेक्टली एक्सप्लेन किए हुए। लास्ट है एक्सपेक्टेशन एक्सेप्शंस ऑफ प्रोडक्ट लाइबिलिटी एक्शन। आपने एक्शन लिया, ठीक है, ऐसा नहीं है कि हर जगह कंज्यूमर्स का ही फायदा होगा, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम प्रोडक्ट सेलर, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर और प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइडर के फेवर में भी केस आ सकता है। कब आएगा, कैन नॉट बी ब्रॉट अगेंस्ट, मतलब कोई भी एक्शन हम प्रोडक्ट सेलर, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर या फिर इधर पे इन्होंने क्लियरली प्रोडक्ट सेलर एक्सप्लेन किया है, ठीक है। प्रोडक्ट सेलर के अगेंस्ट आप एक्शन नहीं ले सकते कि इस पर्सन ने हार्म किया है या मिसयूज या ऑल्टर्ड या मॉडिफाई किया, ठीक है। कब नहीं ले सकते, द प्रोडक्ट वाज परचेज्ड बाय द एम्प्लॉयर फॉर यूज एट द वर्क प्लेस एंड द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर्स प्रोवाइडेड वार्निंग और इंस्ट्रक्शन टू सच एम्प्लॉयर। हमने आपको क्लियरली वार्निंग्स और इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड किए थे, तब आप एक्शन नहीं ले सकते। द प्रोडक्ट वाज सोल्ड एज अ कंपोनेंट मटेरियल टू बी यूज्ड इन अनदर प्रोडक्ट नेसेसरी वार्निंग एंड इंस्ट्रक्शंस वर गिवन बाय द प्रोडक्ट। अच्छा, पहले देखो उन्होंने एम्प्लॉयर लिख दिया, ठीक है। दूसरा उन्होंने लिख दिया कंपोनेंट और मटेरियल, यानी क्लॉथ मटेरियल दिया था तो बोल दिया था भाई जिस स्किन में बहुत प्रॉब्लम हो वो वाला लोग ये वाला प्रोडक्ट नहीं दे। हमने नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस आपको दे दिए थे कि आपकी अगर ऐसी स्किन है तो आप प्लीज इस वाले मटेरियल को यूज मत करें। कंपोनेंट यानी कोई भी ऐसे ही मटेरियल, जैसे क्लॉथ में हो गया तो कंपोनेंट यानी कोई भी आर्टिकल, ठीक है। उसके बाद फिर by the product manufacturer to the purchaser of such component or material, but the harm caused to the complainant by the use of end product with such component material was used। मतलब कि अल्टीमेटली आपको हार्म हुआ पर हमने अपनी एक्सप्रेसली वारंटी, गारंटी, इंस्ट्रक्शन सब कुछ आपको बता दिया था। The product was one which was legally meant to be used or dispensed only under the supervision of an expert। जो भी हम कप सिरप्स लेते हैं उसमें लिखा होता है कि भैया पहले एक्सपर्ट से पूछ लो, फिर मतलब आप अपने कंसर्न, हम जब मेडिकल, आजकल मेडिकल स्टोर्स में वो क्लियरली बोल देते हैं कि या तो देते नहीं है या क्लियरली बोल देते हैं कि भैया ये चीजें आप पहले पूछ लेना एक्सपर्ट से, उसके बाद प्रिस्क्रिप्शन कहाँ है डॉक्टर का, साइन है कि नहीं, उसके बाद हम आपको ये प्रोडक्ट देंगे। तो जब क्लियरली मेंशन किया है कि इस एक्सपर्ट से आपको ये चीज पूछनी है और आपने फिर भी उसे यूज कर लिया, तब आप एक्शन नहीं ले सकते। The complainant while using such product was under the influence of alcohol or any prescription drug which has not been prescribed by the medical practitioner। दारू पी के आपने कोई प्रोडक्ट यूज किया और फिर बोल रहे हो कि इसमें तो दिक्कत थी, ये हो गया हमको, और तो आप प्रोडक्ट लाइबिलिटी एक्शन नहीं ले सकते क्योंकि उस टाइम पे आप ड्रग्स के अंडर थे या फिर अल्कोहल के। ओके, टॉपिक हैज ऑलमोस्ट एंड। पेनाल्टीज लिख लो बच्चे, बस इतना सा ही है, एक पेनाल्टी हमें याद करनी है बस। देखो, पेनाल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ डायरेक्शन ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी। इतना गंदा गंदा मुंह बना रहे तुम लोग, सॉरी। कौन सा वाला पॉइंट, ये वाला ना, ये state that the product seller who is not a product manufacturer shall be liable in the product line। एक्चुअली लोग क्लियरली बोल रहे हैं, देखो हमने प्रोडक्ट सेलर की डेफिनेशन में पढ़ी है, ठीक है। अब इन लोग यहाँ पे क्लियरली बोल रहे हैं कि भैया जिस पर्सन, अब ऊपर तो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर पढ़ लिया तो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर में कवर करेंगे,
सुपीरियोरिटी स्पेसिफिकली देखते हैं, स्पेसिफिकली मेंशन्ड है ना जब प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर के बारे में, तो उसके ऊपर वो आता है, क्योंकि अलग से एक चीज स्पेसिफाइड है कि प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर को हम तब पकड़ेंगे जब डिजाइन में दिक्कत है, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, या फिर स्पेसिफिकेशंस में डिविएशंस है। प्रोडक्ट सेलर अलग अलग से डिफाइंड है, तो हम अगर सिर्फ प्रोडक्ट सेलर लिखा होता तो हम डेफिनेशंस में जाते हैं, हाँ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर भी इसके अंदर कवर होता है, तो बोथ द पॉइंट्स शुड हैव बीन कवर्ड। ओके, लॉ में हमेशा सुपेरिटी उसकी जाती है जो चीज क्लियरली स्पेसिफाइड है, वो वाली लाइन ले लेंगे हम, हाँ वो वाली लाइबिलिटीज। चलो, ऑफेंसेस पर अगर सेंट्रल अथॉरिटी की बात नहीं मानी, ठीक है, नॉन कंप्लायंस फॉर द डायरेक्शंस ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी। सेंट्रल अथॉरिटी कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट बनाई है, जिसमें कमिश्नर्स, चीफ कमिश्नर्स आते हैं, सच अदर ऑफिसर्स, मेंबर्स, एक्सपर्ट्स, जैसे उनको रिक्वायरमेंट है। इसमें डायरेक्टर जनरल इन्वेस्टिगेशन विंग के अंदर अपॉइंट होता है, उसके अंदर एडिशनल असिस्टेंट, जॉइंट, डेप्यूटी डायरेक्टर अपॉइंट होते हैं। अगर उनकी बात आप नहीं मानोगे तो आपको पेनाल्टी लगेगी, विच में एक्सटेंड टू 6 मंथ, मतलब इम्प्रिजमेंट के लिए आप पनिश हो जाओगे विथ फाइन, और विच में एक्सटेंड टू 20 लाख रुपीज और बोथ। वहां ऐसे लिख लो बस, 20 lakhs ही तो लिखा है, 25, 20 lakhs। अगर फॉल्स और मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स करोगे तो इतनी देर से पढ़ रहे हैं कि फॉल्स मिसलीडिंग, फॉल्स मिसलीडिंग, अगर ऐसी एडवर्टीजमेंट्स करी तो 2 years इम्प्रिजमेंट ऑफ टर्म ऑफ 2 years, ठीक है, विथ फाइन विच में एक्सटेंड्स टू 10 lakhs, ठीक है, और सब्सिक्वेंट ऑफेंस करोगे तो इम्प्रिजमेंट विच में एक्सटेंड्स टू 5 years विथ फाइन टू 50 lakhs। यहाँ पे एक टॉपिक है कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस, हमने इसको समझा था, ये रीड कर लेना एक बार। पहले बताओ कंपाउंडिंग ऑफेंस क्या था, बताओ, बहुत इजीली एक्सप्लेन्ड है, इसमें तो बहुत सिली चीज लिखी है, तुम लोगों को मैंने बताया था कंपाउंडिंग ऑफेंस क्या होता है, और ये भी बोला था आगे एक टॉपिक है। हाँ, पढ़, वेरी गुड। अगर आपके ऊपर बहुत सारी पेनाल्टीज चार्ज हैं, तो आप उस चीज को बोलते हो कि एक सम ऑफ अमाउंट का हमसे पेनाल्टी ले लो, तो आप कंपाउंडिंग ऑफेंस के लिए एप्लीकेशन देते हो टू द कमीशन या नेशनलिस्ट को भी आपको देना है सेंट्रल अथॉरिटी की, मेरे पास इतनी सारी, भाई मैंने फॉल्स मिसलीडिंग भी कर दी, मैंने सेंट्रल अथॉरिटी की बात भी नहीं मानी, मैंने ऊपर नॉन नॉन कंप्लायंस भी कर दिया, तो मेरे पास इतनी सारी, तो इकट्ठे एक लमसम अमाउंट ले लो, ठीक है। कम ज्यादा होता है ना, आपकी एप्लीकेशन में उतनी वैलिडिटी होनी चाहिए कि ओके, अब वहां पे इतना डिफेक्ट था, यहाँ पे इतना कम डिफेक्ट था, मतलब यहाँ पे इतना नॉन कंप्लायंस कम था, यहाँ पे इतना ज्यादा था, उस हिसाब से एक अमाउंट डिसाइड होता है। हर जगह पेनाल्टी करने से पहले आप सेंट्रल अथॉरिटी किसी भी ऑफिसर को ऐसे बोल सकते हो। पनिशमेंट फॉर मैन्युफैक्चरिंग, सेल और स्टोरिंग, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग, इंपोर्टिंग कंटेनिंग अडल्टरेंट, अडल्टरेंट मतलब मिलावटें, अगर आपके प्रोडक्ट्स में ऐसी चीजें हैं जो मिलावटों के अंदर कवर होती है, तो तब भी आपको पनिशमेंट लग सकती है। अब देखो कैसे एक्सप्लेन है, इफ सच एक्ट डज नॉट रिजल्ट इन इंजरी टू अ कंज्यूमर, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, देखो इंजरी हुई है, ठीक है, डज नॉट रिजल्ट इन एनी इंजरी विथ इम्प्रिजमेंट, अगर कोई इंजरी नहीं हुई है, ठीक है, डैमेज हुआ है पर आपको कोई इंजरी नहीं हुई है, तो आपको इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड्स टू 6 months और फाइन 1 लाख रुपीज, तो 6 months और फाइन 1 लाख। कॉजिंग इंजरी, इंजरी हुई है नॉट अमाउंटिंग टू ग्रीवियस हर्ट, ग्रीवियस हर्ट समझते हो, परमानेंट डिसेबलमेंट समझो, ग्रीवियस हर्ट पैर टूट गया अब आएगा ही नहीं, ठीक है, तो आपको ग्रीवियस हर्ट नहीं हुआ है अभी, सिर्फ इंजरी हुई है, ठीक है, सिर्फ इंजरी हुई है तो 1 year to 3 lakhs, वहां पे छोटा सा लिख लो और सिर्फ ये मार्क कर लो, कॉजिंग इंजरी डज नॉट रिजल्ट इन इंजरी 1 year to 3 lakhs। फिर है कॉजिंग इंजरी रिजल्टिंग इन ग्रीवियस हर्ट, किसी को परमानेंट डिसेबलमेंट हो गया, किसी की आंखें चली गई, ठीक है, तो फिर 7 years इम्प्रिजमेंट होगा, ऑफ कोर्स होगा ना, विच में एक्सटेंड्स टू 5 lakhs।
फिर रिजल्ट इन डेथ ऑफ अ कंज्यूमर, अब भाई पैर वैर छोड़ो, खुद ही आदमी ही चला गया, तो फिर क्या होगा, इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ which may extend to मतलब which shall not be less than 10 lakhs rupees। समझ गए, समझ गए सब। तो भाई जेल हमेशा लगे, 7 years से लेकर पूरे लाइफ तक आपको जेल हो जाएगी, 7 साल से लेकर टू लाइफ, तुमको लाइफ ही लिखनी है, वहां 14 साल मत लिख के आना, ठीक है भाई, नॉट लेस देन 7 विथ फाइन विच शैल एक्सटेंड टू नॉट लेस देन 10 लाख, 5 लाख तक कर रहे थे, इसमें 10 लाख हो गई। फिर लिखा है कि इट शैल बी अ कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल, इसका मतलब पता है, कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल, नॉन बेलेबल तो पता, देखो दो टाइप के ऑफेंस होते हैं, कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल, वो ऑफेंस होते हैं मतलब आपने इतने खतरनाक ऑफेंस किए कि बिना वारंट के हम आपको अरेस्ट कर सकते हैं, ये क्रिमिनल लॉ में लिखा है। और नॉन कॉग्निजेबल यानी अरेस्ट वारंट लेके आओ, उसके बाद ही आप हमें अरेस्ट कर सकते हो। नॉन बेलेबल यानी बेल नहीं करवा सकते, ठीक है। तो अगर आप अडल्टरेंट वाली चीजें कर रहे हो तो आप बेल नहीं कराओगे और बिना वारंट के हम आपको अरेस्ट कर लेंगे। दिशा थोड़ी देर में बहुत डीप स्लीप में चली जाएगी। चलो हो गया, ठीक है। हाँ लास्ट है एक टॉपिक, यही देखो वापस, अगर आपने अडल्टरेंट गुड्स था ना, वैसी एक नॉट जेन्युइन गुड्स है, सुपीरियस गुड्स, ठीक है, सुपीरियस, सू नहीं है ना, स्पू है ना, स्पूरियस, ठीक है। तो आपने अगर कॉजिंग इंजरी की है तो फिर विच में एक्सटेंड्स टू 3 lakhs, इंजरी है विथ ग्रीवियस हर्ट तो फिर 5 lakhs, 7 years to 5 lakh, वन यहाँ पे लिख लो यार तुम लोग, 1 year 3 lakhs, 7 years 5 lakhs, और फिर डेथ हो गई किसी पर्सन की तो 7 years से इम्प्रिजमेंट टू लाइफ एंड नॉट लेस देन 10 lakhs, जैसे सेम वहां पे थी लास्ट वाली ऊपर जैसे। इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो, अच्छा पनिशमेंट, इसको भी, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अच्छे से पढ़ लेना ये, बस और कुछ नहीं पढ़ना है। अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट खोलो, कल हम पूरा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का रिवीजन कर लेते हैं, मंडे से न्यू चैप्टर और कंपटीशन का भी रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। कंपटीशन का ना तुम लोगों को